वेलकम वेलकम। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कब से तुम्हारी राहों में पलकें बिछा के बैठा हूँ। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। वो अपनी बात का खुद ही जवाब देता उसे यकीन दिलाने लगा। बकवास बंद करो। जिस लिए बुलाया है ना वो बताओ। वो उसकी बात काटते बोली तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। कसम से आज तक किसी औरत पर इतनी पाकीज़ा निगाह नहीं डाली जितनी इस वक्त तुम पर डालने का दिल कर रहा है। वहाँ से चलती यहाँ तक आती, आसमान से उतरी कोई हूर लग रही हो। ये वाइट रंग तुम पर बहुत सूट करता है। वो उसकी फ्रॉक को देखते हुए बोला। वो यकीनन और भी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन सामने वाले का सुनने का मूड नहीं था। क्यों बुलाया मुझे? बताओ तुम्हारा क्या घटिया मकसद है इस बात के पीछे। बताओ किस तरह मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाओगे। बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे। वो उसकी बात काटते हुए बोली। बहुत नेक इरादे हैं, पाकीज़ा इरादे हैं। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है वो नेक है। मेरा मतलब है निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। अभी इसी वक्त और इसी मकसद के लिए बुलाया है मैंने तुम्हें। देखा कितना नेक और पाकीज़ा मकसद है मेरा। वो मुस्कुराते हुए बोला। जबकि इज़ा का दिल चाहा उसकी मुस्कुराहट को नोच ले। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम जैसे घटिया इंसान से औकात देखी है तुमने अपनी? वो भड़क उठी थी जबकि उसके भड़कने पर वो मज़ीद गहरे अंदाज में मुस्कुराया था। यकीनन वो उससे ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद रखता था। औकात तो मेरी बहुत कुछ करने की है। ज़रा सोचो कि यहाँ पर तुम्हें बुलाकर मैं तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने कहा था ना मेरे इरादे बहुत नेक हैं। इसीलिए अपने इरादों को मैं पूरा करना चाहता हूँ तुमसे शादी करके। और तुम इनकार नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे इनकार की कम से कम मेरी नज़र में तो कोई औकात नहीं। तुम्हारा एक इनकार तुम्हारे भाई को आखिरी सांस लेने पर मजबूर कर सकता है। तुम्हारे किसी भी भाई को ख़त्म करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। तुम्हें पता है शहीद इस वक्त कहाँ है? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो किसी ने बताया ही नहीं ना कि आज वो सुबह ऑफिस जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसे किसी ने अगवा कर लिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर अभी तक ये बात किसी को नहीं पहुंची है। वो उसे अंदर आने का इशारा करने लगी। एलईडी वो उसे अंदर आने का इशारा करता अंदर लगी एलईडी को ऑन कर चुका था। सामने कुर्सी पर रस्सियों में जकड़ा उसका भाई ही था जबकि उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा था। वो उसके बिल्कुल साथ एक आदमी खड़ा था। ज़बर तुक्का मारा था लेकिन इसकी शादी तो अभी अभी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम अपनी नई नवेली भाभी को बेवा करके अपने भाई की मौत को यूं अपनी आंखों से देखना चाहोगी। वो यकीनन उसे धमकी दे रहा था। उसकी नज़रें एलईडी पर जमी हुई थी जब आसपास खड़े आदमी ने एक जोरदार मुक्का उसके भाई के मुंह पे दे मारा। वो दर्द से कोहराया तो उसने जैसे झटके से होश आया था उसको। तुम ऐसा नहीं कर सकते दामियार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरे भाइयों को, मेरी जान, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो क्या है ना, लोग मोहब्बत में कत्ल तक ठीक करार देते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी मोहब्बत कबूल करने को कह रहा हूँ। इश्क हो गया है तुमसे। और क्या कहते हैं, इश्क और जंग में सब जायज़ है। बस मेरे मामले में भी सब कुछ जायज़ है। तुम बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे। मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ यार। या तो यहाँ से घर वापस चली जाओ और अपने दोनों भाइयों को भूल जाओ। अगर नहीं तो अपने दोनों भाइयों की ज़िंदगी बचा लो और मेरे नाम सारी ज़िंदगी के लिए अपना नाम लगा दो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा इम्तहान नहीं बनाऊंगा। सीधी सादी सी फरमाइश है मेरी। अभी तुम मुझसे निकाह कर लो और ये निकाह दुनिया वालों के सामने नहीं आएगा, ना मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। मैं तुम्हारे घर में एक दफ़ा फिर से इज्जत से रिश्ता लेकर आऊँगा। किसी की मर्ज़ी हो या ना हो, तुम इस रिश्ते को कबूल करोगी। तुम मुझसे शादी करने की हामी भरोगी। सबके सामने मैं धूमधाम से तुम्हें बारात लेकर आऊँगा और ले जाऊँगा। शादी होगी, शहनाइयाँ बजेंगी, ढोल बजाएंगे। तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मैं अधूरी नहीं रहने दूंगा। इज़ा, तुम्हें दुल्हन बनाया जाएगा, तुम्हें सजाया जाएगा मेरे लिए। मेरे भाई को छोड़ दो। वो उसकी बात काटते बोली। मौलवी साहब आ गए हैं। तुम्हें सिर्फ 3 बार कबूल है कहना है। तुम्हारे भाई सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये इम्तहान मुश्किल नहीं होगा। आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें किसी तरह के इम्तहान में नहीं पढ़ने दूंगा। तुम पर उठने वाले हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। तुम पर उठने वाली हर उंगली पहले मुझ पर उठेगी। यकीन करो मुझ पर। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी कीमत पर नहीं करूँगी। वो इनकार करते बाहर की जानिब भागी जब अचानक गोली चलने की आवाज़ पर उसके पैर ज़मीन से जुड़े। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। सामने लगी एलईडी में वो आदमी उसके भाई को बुरी तरह पीट रहा था। एक दफ़ा फिर से उसने बंदूक उसके माथे पर रख दी। यकीनन पिछली गोली उसने हवा में चलाई थी। दामियार ने उसके सामने किसी को फ़ोन लगाया तो सामने स्क्रीन पर खड़े आदमी ने फ़ोन उठा लिया। ख़त्म कर दो इसे, इसकी बहन को। इसकी ज़िंदगी प्यारी नहीं है लगता है। दामियार ने फ़ोन कान से लगाते कहा तो वो तड़प कर उसकी तरफ भागी। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, खुदा के लिए दामियार ऐसा मत करना। मेरे भाई को मर जाएगा वो।
हो। वो रोते हुए उसके पैरों में आ गिरी। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़ मेरे भाई को मत मारना, प्लीज़ नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। वो उसके पैरों में बैठती हाथ जोड़े मिन्नतें कर रही थी जब दामियार के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। मौलवी साहब और गवाहान को कहाँ बिठाया था तुमने मुबशिर? उसने मुबशिर की तरफ देखते पूछा। बैठक में है वो सब लोग, बीबी जी यहाँ आने वाली थी इसलिए मैं घर के अंदर किसी को आने नहीं दे रहा था। मुबशिर ने उसकी तरफ देखते जवाब दिया तो उसने अपना फ़ोन एक तरफ फेंका, उसका बाजू पकड़कर उसे अपने बराबर खड़ा किया। जाओ खबर कर दो उनको कि निकाह की तैयारी करें। उसने आहिस्ता से ईज़ा का दुपट्टा उठाकर उसके सर पर सेट किया और फिर उसका हाथ थामता वो उसे लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। घर से बाहर दूसरी साइड पर वो अकेला एक कमरा था जिसे शायद वो अपने गेस्ट के लिए इस्तेमाल करता था। वो खामोशी से कदम उठाती उसके साथ चल रही थी। उसके दिमाग पर फ़िलहाल एक ही बात चल रही थी कि ये शख्स उसके भाइयों को मार देगा, वो उसके भाइयों को ख़त्म कर देगा। हाँ, वो अपने भाइयों की खातिर उस शख्स के साथ निकाह करने को तैयार थी। वो अपने भाइयों की खातिर उस शख्स की बांदी बनने को तैयार थी। वो सारी ज़िंदगी कैद में रहने को तैयार थी, लेकिन वो अपने भाइयों के जनाजे नहीं देख सकती थी। वो अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकती थी। वो खुद तो मर सकती थी लेकिन अपने भाइयों को नहीं मार सकती थी। उसे सब कुछ कबूल था। अगर कुछ कबूल नहीं था तो वो थे अपने भाइयों के जनाजे। आज वो 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन अपने भाइयों की खातिर वो कदम उठाने जा रही थी जिसके लिए उसके भाई उसे कभी माफ़ ना करते। इज़ा कहाँ है? कितना वक्त हो गया, इज़ा नज़र नहीं आई। ज़रा देखना तो ज़ोरिश, कहीं ये फिर से कमरे में जाकर सो तो नहीं गई। मैंने इसे सुबह कितनी देर से जगाया था। एक तो जब से इसकी छुट्टियां हुई हैं ना, इसकी नींद ही पूरी नहीं होती। अम्मी किचन में काम कर रही थी जब उन्होंने ज़ोरिश से कहा था। नहीं अम्मी, कमरे में तो कोई भी नहीं है। मैं अभी उसके कमरे में गई थी। हो सकता है आरुष के साथ बैठी हो और उसके कमरे में हो। उसने कुछ सोच कर कहा। हाँ, हो सकता है वहाँ हो। वैसे ये अरूश कमरे से क्यों नहीं निकलती? हम लोगों में घुल मिल नहीं रही है। लगता है अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रही हमारे साथ। अम्मी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, जबकि जोरिश को भी ऐसा ही लग रहा था कि अरूश अभी तक उन लोगों के साथ ना तो खुलकर बैठती थी और ना ही बातें करती थी। वो हमेशा उनसे दूर खिंची खिंची सी रहती थी। पता नहीं अम्मी, अभी नई नई आई है ना, इसलिए हम लोगों के साथ घुल मिल नहीं रही। आप फिक्र ना करें, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, उसे भी बाहर बुला लाती हूँ ताकि सब मिलकर चाय पिए। उसने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा तो उन्होंने भी उसकी बात पर फ़ौरन हामी भरी थी। ये अच्छा तरीका था उसके साथ बैठकर बातें करने का। वो भी अपनी नई बहू को जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। वैसे तो अरूष ने कह दिया था कि वो उसके घर में कोई नहीं था सिवाय उसके बाबा के, तो बड़ी फैमिली में एडजस्ट होने में उसे टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाबा तो लेकिन वो चाहती थी कि वो माँ बनकर उसका ख्याल रखे, उसे समझे, ताकि वो जल्द से जल्द उनकी फैमिली का हिस्सा बन सके। उन्हें उस मासूम सी लड़की से पहली ही नज़र में उनसियत सी हो गई थी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही रखना चाहती थी। जिस तरह जोरिश को उन्होंने घर में बेटी का रुतबा दिया था, इसी तरह वो अरूश को भी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ अपनी आगोश में समेट लेना चाहती थी। लेकिन फ़िलहाल अरूश खुद ही उन सब से दूर दूर रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो ही जाना था, उन्हें यकीन था। अरूश, इज़ा तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में है क्या? वो कमरे में दाखिल हुई तो अकेली बेड पर बैठी वो न जाने कौन सी सोचों में मसरूफ़ थी। उसे आते देख उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं भाभी, इज़ा तो यहाँ नहीं है। वो तो सुबह से इधर आई ही नहीं, बाहर होगी कहीं। वो इबादत तो सुबह अपनी जॉब पर चली गई थी, हो सकता है वो भी कहीं गई हो। उसने कुछ सोच कर कहा तो जोरिश ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे नहीं, वो कहीं नहीं गई, आजकल छुट्टियों पर है, घर पर ही होती है। मुझे तो लगता है कहीं सोई पड़ी होगी, मैं ढूंढ कर लाती हूँ उसे। कहीं मेरे ही कमरे में ना हो, या हो सकता है ज़बर भाई के कमरे में सो रही हो। इस लड़की को इतनी नींद आती है कि हद नहीं। अम्मी 2 दफ़ा इसे जगाने के लिए कमरे में गई थी। इसकी बहुत गंदी आदत है, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाती है। अब इसे पता है कि अम्मी इसके कमरे में तो इसे सोने नहीं देंगी, इसलिए कहीं और अपना बंदोबस्त कर लिया होगा। आओ मैं चाय बना रही हूँ, मिलकर चाय पीते हैं और साथ में इस मोहतरमा को भी ढूंढते हैं कि आखिर गई कहाँ मैडम। वो मुस्कुराते हुए उसे बाहर आने का कह चुकी थी, जबकि अरूश के पास भी कोई बहाना नहीं था बाहर जाने का। इसलिए मुस्कुराकर उसके साथ ही उठते कमरे से बाहर निकल आए। वो दोनों ही पूरे घर का चप्पा चप्पा छान चुकी थी कि कहीं से इज़ा मिल जाए। ये सब तो जानते ही थे कि वो नींद की पक्की थी और कहीं भी जगह मिलने पर सो जाती। कभी वो ज़बर के कमरे में मिलती तो कभी बारिक के कमरे में। हालांकि ज़रान का कमरा ज़्यादातर बंद रहता, लेकिन अगर कभी खुला हुआ इत्तफाक से मिल जाए तो यकीनन उस कमरे में इज़ा मैडम आराम फरमा रही थी। ये सब जानते थे, क्योंकि अम्मी उसे अपने कमरे में तो सोने नहीं देती थी। कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं भी नहीं है। वो आखिर में ज़रान के कमरे में चेक करते परेशानी से बोली।
हम इसे हर तरफ ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो कहीं बाहर बैठी हो लॉन में। अरूज ने सोचते हुए कहा, जबकि वो भी हाँ में सर हिलाते लॉन की तरफ चल दी थी उसके साथ। लेकिन वो लॉन में भी नहीं थी और हर जगह उसे तलाश करने के बाद वो दोनों अब परेशान हो गई थी कि आखिर वो कहाँ गई, क्योंकि इस तरह उसका अचानक गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। अम्मी इज़ा कहीं नहीं मिल रही, हमने पूरे घर में देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। वो परेशानी से वापस आते उन लोगों को बताने लगी, जबकि इज़ा की गैर मौजूदगी अम्मी के लिए भी हैरान कुन थी। क्या मतलब है कहीं नहीं मिल रही, कहाँ जा सकती है? वो तो अकेली कभी घर से बाहर तक भी नहीं जाती, देखो घर में ही कहीं होगी। चाची ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं है चाची। हमने पूरा घर का कोना कोना छान मारा है, कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। वो परेशानी से उन्हें बताने लगी थी, जबकि ये बात तो वाकई परेशानी वाली थी। मैं खुद देखती हूँ कहीं सोई होगी ये लड़की, फजूल में सबको परेशान करके रख दिया। आज ये बच्चे की नहीं मेरे हाथ से। अम्मी उठकर खड़ी होती गुस्से से बोली थी, अम्मी वो कहीं पर भी नहीं है, हमने घर की कोई जगह नहीं छोड़ी, एक एक कमरा देख लिया, यहाँ तक कि स्टोर रूम और गेस्ट रूम भी देखा है, वो कहीं पर भी नहीं है। जोरिश ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्या बात कर रही हो जोरिश बेटा, वो जाती ही कहाँ है इस तरह अकेली, वो कभी घर से बाहर निकली है क्या अकेली? और तो और ड्राइवर भी घर पर ही मौजूद है, अगर कहीं गई होती तो ड्राइवर के साथ जाती ना, इस तरह अकेली तो गली के नुक्कड़ तक नहीं जाती। चाची भी अब परेशान हुई थी, इस तरह अकेली तो वो गली के नुक्कड़ तक नहीं जाती। चाची भी अब परेशान हो गई थी। मैं बारिक को फ़ोन करती हूँ। वो परेशानी से अपना मोबाइल उठाए बारिक का नंबर मिलाने लगी। ये परेशानी वो अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। हाँ ठीक है, जल्दी से फ़ोन करो उसे और बताओ कि ये लड़की कहीं चली गई है, उसे ढूंढ कर वापस लाए। ये लड़की जानती भी है कि इस तरह घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमेशा अपनी मौज मस्ती में लगी रहती है। फ़ोन करो बारिक को, वही आकर समझाएगा। हद होती है लापरवाही की। अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई थी। बारिक, वो इज़ा कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। हम ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, लेकिन जाने कहाँ निकल गई है। आप प्लीज़ जल्दी से घर वापस आएँ। दूसरी तरफ से जैसे ही बारिक ने फ़ोन उठाया तो उसने फ़ौरन अपनी परेशानी बताई। कहीं चली गई है? कहाँ चली गई है, कहाँ जा सकती है? वो घर पर ही कहीं होगी, ढूंढो उसे। उस बारिक ने अपनी गाड़ी ड्राइव करते परेशानी से कहा, कोई जगह नहीं छोड़ी बारिक, हम सुबह से उसे तलाश कर रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रही। जोरिश ने परेशानी से उसे बताया, जबकि बारिक दूसरी तरफ से यही सोच रहा था कि शायद ज़बर को गोली लगने का सुनकर उसके पीछे ही ना निकल आई हो। अच्छा जोरिश, तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, मैं आकर ढूंढता हूँ उसे, रिलैक्स हो जाओ, अम्मी का ख्याल रखना। वो फ़ोन बंद करते हुए बोला था, जबकि ज़बर उसकी बात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। इज़ा कहीं नहीं मिल रही, न जाने कहाँ चली गई है। ये लड़की कहीं तुम्हारी गोली वाली बात सुनकर तुम्हारे पीछे घर से तो नहीं निकल आई? वो परेशानी से गाड़ी को घर के रास्ते पर डाल चुका था और साथ ही साथ उसका नंबर भी मिला रहा था, जो दूसरी तरफ से कोई नहीं उठा रहा। इज़ा उसामा शाह, वल्द उसामा शाह, आपका निकाह दामियार शाह वल्द मुर्तज़ा शाह के साथ सिक्का राइजुल वक्त 10 करोड़ रुपए तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बहुत सारे गवाहों की मौजूदगी में मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि वो खामोशी से सब सुन रही थी। जबकि मौलवी साहब ने कोई जवाब ना पाते एक दफ़ा फिर से सवाल दोहराया। उसके दूसरी दफ़ा भी जवाब ना देने पर दामियार उसे घूर कर देख रहा था। इज़ा, जवाब दो, मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। वो उसके कान के करीब झुकता ज़रा सख्ती से बोला, क्या बच्ची के साथ कोई ज़बरदस्ती की जा रही है? उसके इस तरह से झुककर कहने पर मौलवी साहब ने पूछा, इसके घर वाले यहाँ मौजूद नहीं इसलिए परेशान है, लेकिन इनकी मौजूदगी में भी हमारा निकाह होगा। इज़ा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस निकाह को कबूल तो कर लो। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो जानती थी कि यहाँ सब लोग जो मौजूद हैं वो उसके चमचे ही हैं, जो हमेशा की तरह उसी का साथ देने वाले। निकाह को कबूल करो इज़ा, किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जबकि इज़ा चाहने के बावजूद अपना हाथ छुड़वा नहीं पाई थी। जबकि मौलवी साहब की आवाज़ एक दफ़ा फिर से कमरे में गूंजी थी। उसके दिमाग में उस वक्त अगर कुछ चल रहा था तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाइयों के जनाजे थे, जिन्हें वो ज़िंदगी में अपनी तो नहीं देखना चाहती थी। ये वो शख्स उसे इतना मजबूर कर चुका था कि वो इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए और उस शख्स की पहुँच से कहीं दूर चली जाए, लेकिन वो जानती थी कि अभी ऐसा भी मुमकिन नहीं था। यहाँ से उसका जाना मतलब उसके भाइयों की ज़िंदगी ख़त्म होना था। इजाज़, जवाब दो, मौलवी साहब कब से तुम्हारे इस जवाब के इंतज़ार में है।
اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنے کان کو اس کے قریب کیا اور سخت آواز دی تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ قبول ہے، اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے اس شخص کا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے دوسری دفعہ سوال دہرایا اس کا جواب پھر وہی تھا، کیونکہ وہ اپنا جواب نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے پھر سے اس شخص کو قبول کر لیا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے پوچھا اور وہ قبول کرتی چلی گئی۔ 3 دفعہ اس شخص کا ساتھ قبول کر کے وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس کے نام کر چکی تھی، جبکہ اب مولوی صاحب کارروائی پوری کرنے کے بعد اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ نکاح کی کارروائی پوری ہونے کے بعد وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیا یہ شخص اسے واپس گھر جانے دے گا یا اس کے لیے مزید امتحان پیدا کرے گا۔